Hello, my dear students. I welcome you all to today's class. हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया है एंड इन दिस चैप्टर पहले क्लास में हमने स्टार्ट किया था सम टर्म्स जो हमें थर्मोडायनामिक्स में आगे आगे पढ़नी है जिनके साथ हमारा डील रहेगा। तो इन्हीं टर्म्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बिकॉज दिस टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन दिस टॉपिक। आज हमारी जो पहली टर्म हमने लिखी है स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो पहले देखते हैं स्टेट वेरिएबल्स क्या है। अपना पेन और पेपर उठा लीजिए एंड राइट डाउन। स्टेट वेरिएबल्स आर सिंपली द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। These are the measurable properties जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स का माने ही प्रॉपर्टीज है। ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है। रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई स्टेट ऑफ ए सिस्टम। रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई स्टेट ऑफ ए सिस्टम। यानी नटशल में हम ये कह सकते हैं व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स आर दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम जो हमें चाहिए, जो हमें ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? एक सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए। नाउ द प्रॉपर्टीज विच आर रिक्वायर्ड बाय अस to specify the state or define the state of a system are many. For example, pressure, volume, temperature, composition, and all other measurable properties, etc. of लिख लीजिए। These all properties are state variables. These are the measurable properties that are required. ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए किस लिए? To define the state of a system. Now, what is state of system? State of system, you will write down. We say a system is in specific state or definite state. We say a system is in specific state if its variables have specific value. If its state variables have specific value. हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम एक खास हालत में मौजूद है, कंडीशन में मौजूद है। वही हो गया स्टेट ऑफ सिस्टम। When its variables have some specific value, you can say that the state of a system is specified by state variables. यानी एक सिस्टम की जो स्टेट होती है, हालत होती है, कंडीशन होती है, these are specified. This is specified or defined by what? शाबाश, specified by SV state variables. एक एग्जाम्पल हम लेंगे, इस एग्जाम्पल हम समझेंगे। सपोज वी हैव एन आइडियल गैस, दैट्स आवर सिस्टम IG, ideal gas, having temperature, having some volume, having some pressure. तो जो इसका ये टेम्परेचर वहाँ पे होगा बॉडी का, सपोज 30 डिग्री 25 डिग्री, उसको मैं T1 से डिनोट करूँगा। इसी तरह से वॉल्यूम इसका कुछ होगा डेफिनेटली, तो इस वॉल्यूम को हम V1 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली प्रेशर, सपोज वी चेंज द सिस्टम गेट्स transferred into some other condition, other state, where the temperature is changed from 25 to something else, suppose 35, तो उस टेम्परेचर को हम T1 नहीं कहेंगे, T2 कहेंगे। इसी तरह से वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसका प्रेशर भी चेंज होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये वेरिएबल्स जो डिफाइंड है, यहाँ पे हमारा सिस्टम एक डिफाइंड स्टेट में है। उस स्टेट को हम यूजुअली कहेंगे, क्योंकि 1 से हमने वेरिएबल्स डिनोट किए, इसको कहेंगे स्टेट 1, इसको कहेंगे स्टेट 2 या स्टेट B लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी है। ये 1 और 2 ज़रूरी नहीं है। इसको स्टेट A बोल दीजिए, स्टेट A, स्टेट B या स्टेट 1, 2 हम
सिर्फ उस कंडीशंस को कहते हैं जिन कंडीशंस में हमारा सिस्टम मौजूद होता है। ओके, नाउ यू राइट डाउन। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक टॉपिक जो होता है इसके बाद जिन पे एक्चुअली हमें काम करना होता है, यहाँ तक तो हम 11th-12th में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हम सीखते हैं जो हमारी काम आती हैं हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारी क्लास जो चल रही है एक्चुअली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट और JEE एस्पायरेंट्स के लिए। पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी to define all the properties of a system. It is not necessary to define all the properties of the system to define the state of a system. मैंने अभी बोला what are state variables? These are the properties, measurable properties, जिनका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। फिर हम ये बता सकते हैं कि स्टेट जो है, सिस्टम जो है किस स्टेट में मौजूद है। और these are the measurable properties of the system, सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो है तो उन्हीं को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, और यही डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू डिफाइन। ये ज़रूरी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। इसका रीज़न आप लिखेंगे क्यों? बिकॉज all the variables are not independent, because all the SVs, state variables, are not, all the variables, यहाँ पे V लिखिए, all the variables are not independent. इसका मतलब आप इस तरह से समझेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो डिपेंड करती है दूसरी प्रॉपर्टीज पे। फॉर एग्जाम्पल, PV is equal to nRT. Most of our discussion, 90% discussion will be related with ideal gas. फिजिक्स में चूँकि आइडियल गैस सारे की सारी डिस्कशन जो है आइडियल गैस के मुतालिक होती है, लेकिन केमिस्ट्री में आइडियल गैस को छोड़ के कभी कभी रियल गैस, सॉलिड, लिक्विड एटसेट्रा उनके साथ भी हमारा काम पड़ता है। बट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डिस्कशन विल बी विथ आइडियल गैस। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज दूसरी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। जब उन दूसरी प्रॉपर्टीज का वैल्यू फिक्स होता है तो उन प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे P और V हम फिक्स करेंगे। P को 10 बार कहेंगे, वॉल्यूम को 10 लीटर कहेंगे, इट विल बी इक्वल टू 100। तो LHS इज 100, तो RHS भी 100 होना चाहिए, है कि नहीं? तो RHS में N इज द नंबर ऑफ मोल, सपोज इट इज इक्वल टू 1। R इज गैस कांस्टेंट 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अब बताइए टेम्परेचर का क्या वैल्यू होगा? इट मस्ट बी 50। इसको 50 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकता है। हम ये कहें कि टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स कर दिया प्रेशर के वैल्यू और वॉल्यूम के वैल्यू ने। इसी तरह से अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू चेंज करेंगे तो टेम्परेचर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन P एंड V, सो वी नीड ओनली P एंड V वेरिएबल्स। क्योंकि टेम्परेचर अब डिस्कशन में नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर का वैल्यू खुद ब खुद फिक्स हुआ है। इसीलिए हमने लिखा कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए एक सबस्टेंस का, रेजिस्टेंस लीजिए, ये भी वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड N यानी मैटर, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फिक्स कर दिया है तो इनका वैल्यू भी खुद ब खुद फिक्स हो जाता है। इसलिए हमें ये प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए स्टेट को डिफाइन करने के लिए, हमें ये चाहिए क्योंकि ये खुद ब खुद इनको डिफाइन फिर कर देती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि सारे की सारी प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज जिनका लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन हमारे डिस्कशन में इस चैप्टर में आप देखेंगे P,
V and T, only these three will be state variables. इसका एक रीज़न यह है कि हमारे सिस्टम्स अक्सर क्लोज्ड होंगे जिनमें n कांस्टेंट होगा, फिर ये P, V, T ये खुद ब खुद डिफाइन करेंगे बाकी प्रॉपर्टीज़ को, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाकी चीज़ें, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर इज फिक्स्ड, रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड. ठीक है, व्हेन लेंथ amount of substance is fixed, n is fixed, resistance is fixed. Hope you understand it. This was point number 1. तो point number 2 लिख लीजिए आप. State of surroundings can never be completely specified. Surroundings का जो state है, it can never be completely defined or specified. स्टेट ऑफ हम सिर्फ सिस्टम की कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, सराउंडिंग्स की नहीं. सराउंडिंग इज होल यूनिवर्स. सिस्टम को छोड़ के होल यूनिवर्स जो है वो सराउंडिंग्स है. तो इसकी जो स्टेट है वी कैन नॉट स्पेसिफाई इट कंप्लीटली. तो फॉर्चुनेटली लेकिन हमें कभी भी सराउंडिंग्स की स्टेट थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफाई करना नहीं पड़ती है. स्पेसिफाई करना है फॉर्चुनेटली, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सराउंडिंग्स. वी हैव टू डिफाइन ओनली द स्टेट ऑफ सिस्टम. सो आगे बढ़िए. दिस वाज स्टेट, वेरिएबल्स एंड स्टेट ऑफ सिस्टम. उसके बाद हम लिखेंगे एक और टर्म, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन एंड path function. Write down SF state function. State function में लिखेंगे हम these are the functions that depend upon the present or final state. These depend upon the present or final state of system. These are dependent only on the present state. It is independent of how this state has been arrived. हम कैसे स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गए, ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. इट ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन स्टेट, यानी जिस स्टेट में हम मौजूद हैं. ऐसी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसी फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. यू कैन ऑल्सो से दिस डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. किस पे डिपेंड करती है? दिस डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल and final states of the system. तो हमारा जो ये कोर्स चल रहा है थर्मोडायनामिक्स का, इसमें आप यू विल रिमेंबर वी विल इनकाउंटर 7 स्टेट फंक्शंस. तो स्टेट फंक्शन का झंझट ही खत्म हो जाएगा इसके साथ. ये 7 जो है स्टेट फंक्शंस आप याद रखेंगे. इट्स प्रेशर, इट्स वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर, it's U internal energy, enthalpy, entropy and Gibbs free energy. These are the 7 state functions जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे इसमें आएंगे. सारी की सारी only these 7 state functions you will remember. तो इसमें एक और चीज़ आप याद रखेंगे, temperature is state function, not del T. Delta T is the change in temperature. इन स्टेट 1 से जब हम स्टेट 2 पे चले गए तो टेम्परेचर में कौन सा चेंज आ गया? दैट इज डेल्टा टी. डेल्टा टी इज नॉट अ प्रॉपर्टी एट ऑल, सो इट कांट बी अ स्टेट फंक्शन, इट कांट बी अ पाथ फंक्शन. ओनली टी इज द स्टेट फंक्शन. तो ये चेंज इन जो है, चेंज इन सम प्रॉपर्टी इज नॉट अ प्रॉपर्टी. चेंज इन सम प्रॉपर्टी हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 10 से बढ़ गया 20, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 10 डिग्री. तो 10 डिग्री ये डिफरेंस है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है.
उसके आगे बढ़ेंगे हम पाथ फंक्शन देखेंगे। पाथ फंक्शन क्या चीज़ है, पी एफ से हम इसको डिनोट करेंगे, पी एफ पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ स्टेट फंक्शन। इसका जो वैल्यू होता है, ऐसी फंक्शंस जिनका वैल्यू जो होता है इट इज डिपेंडेंट, इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, जिस रास्ते से हम आए हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाएंगे। सपोज ए से बी तक हम गए हैं बाय 3 डिफरेंट वेज। ये रूट 1 है, ये रूट 2 है, एंड दिस इज रूट 3। अगर आपसे पूछेंगे इज द डिस्टेंस सेम इन ऑल द 3, जब हम ए से बी पे गए, नो, डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट इन सेकंड। तो फिर फर्स्ट और थर्ड में शायद थर्ड ज़्यादा है, फर्स्ट कम है। तो कहने का मतलब यह है कि ए से बी, यानी पॉइंट हम ए से बी गए लेकिन डिफरेंट रूटों से गए। जब हम डिफरेंट रूटों से गए तो डिफरेंट डिस्टेंस तय करना पड़ा। सो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस इज लाइक ए पाथ फंक्शन। इसका वैल्यू कितना होगा यह उस पाथ पर डिपेंड करेंगे जिस पाथ से हम गुजरेंगे, जाएंगे। उसके बाद एज यूजुअल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें नीट और JEE में, चूँकि सिलेबस में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो जहाँ जहाँ पे हमें लगे कि स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होना चाहिए, नीट वाले स्टूडेंट्स को, आई विल टेल यू देयर। सपोज यही प्रॉपर्टी, यही प्रोसेस हम फिर लेते हैं, ए से बी के और हमारा स्टेट चला गया, इन्हीं 3 डिफरेंट रास्तों से चला गया, ठीक है। इसको रूट 1 कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे। सपोज वी हैव अ स्टेट फंक्शन दैट इज डिनोटेड बाय 5। कोई स्टेट फंक्शन हमने लिया है दैट इज डिनोटेड बाय 5। तो यहाँ पे जो है स्टेट 1 में 5 का वैल्यू हम लिखेंगे 5a। अब जब ये स्टेट बी में चला गया, इसी का वैल्यू अब चेंज हुआ होगा क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 5b। नाउ इफ वी ट्राई टू डिटरमाइन द चेंज इन 5, एक हो गया 5a 5b, दूसरा हो गया चेंज इन 5, दैट मीन्स क्या चेंज आ गया 5 में वाइल गोइंग फ्रॉम a टू b। इट इज गिवन एज इंटीग्रल ऑफ d5 limit is between a and b, it will be equal to phi a final value 5b minus phi a। ठीक है, ये चीज़ हर एक के लिए याद रखना ज़रूरी है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेट फंक्शन। अगर आप रूट 1 से जाएंगे, रूट 2 से जाएंगे, रूट 3 से जाएंगे, किसी भी रूट से जाएंगे, लेकिन द चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये वाला क्वांटिटी जो LHS में है, द टोटल चेंज while going from a to b can be calculated by integration of d5 differential of phi। तो it will be equal to, जब हम लिमिट्स का वैल्यू देंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू यानी 5b माइनस 5a, किसी भी रूट से जाएंगे यही इसका जो कहेंगे हम क्वांटिटी का रिजल्ट जो होगा, इट विल बी इक्वल टू 5b माइनस 5a, रूट 1 से भी, रूट 2 से भी, रूट 3 से भी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल, एंड दिस इज फॉलोड बाय स्टेट फंक्शंस नॉट पाथ फंक्शंस। इसी प्रोसेस में अगर हम लिखेंगे कि टोटल फॉर एग्जांपल वर्क कितना हुआ, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, इसी तरह से जो भी हम लिखना भूल गए एग्जांपल में पाथ फंक्शन में, इसी तरह से अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट जो है वो भी पाथ फंक्शन है। तो इट विल नॉट बी इक्वल टू कोई ऐसी चीज़ आप कहेंगे WB माइनस WA, ठीक है, बिकॉज WB मीन्स वर्क एट B। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि किस स्टेट में, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। सो दिस इंटीग्रल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पाथ फंक्शंस। ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब ये इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम कहेंगे ये लिमिट्स भी नहीं लगेंगे। नोट इट डाउन कि ये चीज़ पाथ फंक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट लिख लीजिए,
cyclic integral of state function is 0. Cyclic integral of state function is equal to 0. हम फिर समझाएंगे एक एग्जांपल से. सपोज वी हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस. जब एक सिस्टम किसी पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पे आएगा, ए से हमने स्टार्ट किया है, ए पे फिर वापस आ गया. इसी तरह से हमने दूसरा रूट अपना लिया, ये रूट 1 था, ये रूट 2 है. तो दोनों रास्तों में आप देखेंगे ए से स्टार्ट किया था, ए पे फिर वापस आ गया. नाउ सपोज इन दिस प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द चेंज इन स्टेट फंक्शन. यू राइट डाउन द चेंज इन स्टेट फंक्शन डी फाई इज इक्वल टू, हमने ए से स्टार्ट किया, फिर कहाँ पहुंचे, फिर ए पे पहुंचे. इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, फाई ए इन द फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट भी ए, फाइनल स्टेट भी ए. फाई ए माइनस फाई ए इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे हम साइक्लिक इंटीग्रल में ये सर्कल लगाते हैं. इट इंडिकेट्स दैट अ क्लोज्ड प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस. सो दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखा, अगर हमें कोई स्टेट फंक्शन होगी उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल, ये साइक्लिक इंटीग्रल है जिसमें बीच में हमने ये सर्कल डाला है ए से लेके ए तक, इट इज इक्वल टू 0. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू पाथ फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल डी क्यू, क्यू इज हीट, इस का इंटीग्रल जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा. इसी तरह से अगर आप वर्क देखेंगे डी डब्ल्यू, दिस अगेन विल नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस ए पाथ फंक्शन. तो पहली चीज इसमें आप क्या याद रखेंगे, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0 एंड पाथ फंक्शन का 0 नहीं होता है. 2 पॉइंट्स आ गए. तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर JEE स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे याद ये चीज सीखनी जरूरी है नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि आगे आगे हमें इसी क्वेश्चन से काम लेना है. स्टेट फंक्शंस कैन बी रिटन इन डिफरेंशियल फॉर्म. स्टेट फंक्शंस कैन बी रिटन इन डिफरेंशियल फॉर्म. मैं समझाऊंगा ये क्या चीज. सपोज वी हैव अ स्टेट फंक्शन फाई, इट डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स x एंड y है. वी कैन राइट फाई इज द फंक्शन ऑफ x एंड y. आप ऐसे समझेंगे. अभी हमने देखा प्रेशर, सॉरी अभी हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में टेम्परेचर वाज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. वहां पे हम ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, देन प्रेशर बनेगा फंक्शन ऑफ V एंड T. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा था PV इज इक्वल टू nRT. हमने देखा अगर हम इनका वैल्यू फिक्स करते हैं तो इसका वैल्यू खुद फिक्स हो जाए. 2 का वैल्यू फिक्स कीजिए, तीसरा खुद हो जाएगा. यानी अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर का करेंगे तो V का खुद फिक्स हो जाएगा. अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू खुद फिक्स होगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी विल फिक्स द वैल्यू ऑफ P एंड V. तो हमने देखा टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता था, फिक्स. सो वी कैन से टेम्परेचर का जो वैल्यू है इट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. टेम्परेचर का वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन, यानी P चेंज हो जाएगा V तो T चेंज हो जाएगा, V चेंज हो जाएगा तो T चेंज हो जाएगा. ये फिक्स हो जाएंगे दोनों तो ये भी फिक्स हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर. दिस इज रिटन मैथमेटिकली. अगर हम ये बात कहेंगे तो मैथमेटिकली ऐसे ही कहेंगे, T इज इक्वल टू F, ब्रैकेट में लिखेंगे P और V. इट मीन्स टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमने एक स्टेट फंक्शन ली इमेजिनरी, जिसको हमने फाई से डिनोट किया है, एंड सपोज इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y. नाउ सपोज बोथ x एंड y आर चेंजिंग. x is changing by dou x. इसी तरह से y is changing by dou y. What will be the change in phi? तो वो हम इस तरह से लिखते हैं, the change in phi will be equal to rate of change of phi with x at constant y, जब y constant होगा, multiplied by differential of x plus rate of change of phi with, ये x के थ्रू हो गया, x की चेंज से अब y की चेंज से क्या चेंज आएगा, multiplied by
differential of y. This equation is very important equation. इसी इक्वेशन को नज़र में रख के इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा मैं थर्मोडायनामिक्स में, पर्टिकुलर फॉर JEE स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को नहीं समझेंगे तो एक भी स्टेप वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं थर्मोडायनामिक्स में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो विदाउट सम इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस विच आर, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये है। तो ये डो फाई क्या है? दिस इज द चेंज इन फाई। वो चेंज इन फाई कैसे आ गया? जब x चेंज हो गया बाय डो x, जब y चेंज हो गया बाय डो y। नाउ दिस पैरामीटर डो फाई डिवाइड बाय डो x, हम इसको कहेंगे डो फाई डिवाइड बाय डो x। It represents the rate of change of phi with x multiplied by what is dx? It is the change in x. Now what does this mean? इस तरह से आपको समझाऊंगा। सपोज फाई की जगह हम टेम्परेचर लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्स की जगह हम प्रेशर लेंगे विथ प्रेशर। सपोज प्रेशर इज चेंजिंग बाय 1 bar and temperature is changing by 0.1 degree Celsius, 0.1 Kelvin। ये चीज़ किसके बराबर बनेगा? 0.1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। यानी हम कहेंगे इट इज़ इक्वल टू 0.1, यानी 1, अगर प्रेशर 1 bar से चेंज होता है तो फाई में कितना चेंज आ जाता है? 0.1। अगर इसका क्या मतलब होता है? अगर इसको हमने इसके साथ ताबीर किया है, हमने P का वैल्यू दिया, T का वैल्यू दिया था अभी पिछली स्लाइड में, इट वाज 0.1। इसका मतलब ये हो गया अगर P इज चेंजिंग बाय 1 bar, द टेम्परेचर चेंज बाय 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे पूछ लूंगा, सपोज प्रेशर इज चेंजिंग बाय 2, व्हाट विल यू डू? What will be the change in this? You will multiply it by 2. If the pressure is changing by x, what will you do? You will multiply by x. If the pressure is changing by dou x, you will multiply by it dou x. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है dou phi डिवाइड बाई dou x इन रेट ऑफ चेंज। अब जब ये 1 यूनिट से चेंज होगा तो phi में कितना चेंज आएगा? मल्टीप्लाई बाई टोटल चेंज इन x. होप यू अंडरस्टैंड इट। तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी भी चाहिए, बिकॉज यू आर सिटिंग इन a very standard, a good exam that will check your capabilities, and you must be knowing it, particularly for JEE students from your 12th standard. तो अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे समझाने की इसकी अच्छी तरह से कोशिश की है। Now same applies to this. Dou phi divided by dou y is change of phi with y multiplied by change in y. So this is what we say the state functions can be written in differential form. Point 4 important, state functions जो है it satisfy Euler's reciprocal rule. These follow, state function की बात कर रहा हूं मैं, state functions follow Euler's reciprocal rule. नीट के स्टूडेंट्स के लिए इतना काफ़ी है, ये याद रखना है रेसिप्रोकल रूल क्या है। लेकिन JEE स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी लिखना है, समझना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली यूलर्स रूल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर नीट स्टूडेंट इट इज सफिशिएंट टू रिमेंबर दैट स्टेट फंक्शंस फॉलो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। लेकिन JEE एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ना ज़रूरी है। हम ये लिखेंगे व्हाट डज एक्चुअली इट मीन। इट मीन्स दैट the change in phi brought about by the change in x at constant y। इन हम phi को चेंज करते हैं, पहले किसको चेंज करते हैं? x को चेंज करते हैं, इसमें y चेंज आ जाता है at y constant y। dou divided by dou y is equal to, पहले आप लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। LHS देख लीजिए क्या है। LHS क्या है?
ये मैं यहाँ पे साफ करूँगा, ये आपने लिखा है यूलर्स रूल, दिस इज द यूलर्स रूल। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट अगर हम फाई को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? पहले एक्स को चेंज करेंगे, फिर वाई को चेंज करेंगे। LHS का सिर्फ इतना ही मीनिंग है और कुछ नहीं। इसका मीनिंग क्या है? फाई को हमने चेंज किया, लेकिन कैसे चेंज किया? पहले एक्स को चेंज किया, फिर वाई को। मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले एक्स फिर वाई। लेकिन आप RH को देखिए, RH में पहले वाई चेंज करते हैं फिर एक्स चेंज करते हैं। तो यूलर्स रूल कहता है इट इज इमेटीरियल, इट डज नॉट डिपेंड वेदर यू चेंज फर्स्ट एक्स और वाई। अगर पहले एक्स चेंज करेंगे फिर वाई चेंज करेंगे, इट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन फाई। अगर आप पहले वाई चेंज करेंगे और फिर एक्स चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है फाई चेंजेस विद एक्स एंड वाई। तो यूलर्स का माने है, यूलर्स रूल का या थ्योरम का माने है कि अगर आप पहले एक्स चेंज करेंगे बाद में वाई करेंगे, इट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज। अगर आप पहले वाई चेंज करेंगे फिर एक्स चेंज करेंगे। सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे क्या है? द चेंज इन फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट कांस्टेंट वाई। उस वक्त वाई कांस्टेंट है। फिर जब हमने ये चेंज किया फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं बाई चेंजिंग वाई, लेकिन जब वाई से चेंज करते हैं तब एक्स कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट एक्स से किया है, वाई कांस्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे वाई से डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स कांस्टेंट रखते हैं, फिर एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं और वाई कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज यूलर्स थ्योरम। तो these are some important points regarding the state function and path function। तो path function दो ही हमने यहाँ पे डिनोट किया है, आप भी उन्हीं दो के साथ हमें काम होगा, वर्क एंड हीट। आगे बढ़ते हैं। वन मोर टर्म वी हैव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम ब्रॉडली दो डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल सा बनाऊंगा। नंबर 1 इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। EP हम लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे को लिखूंगे IP इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप भी इसी तरह शॉर्टकट में लिख लीजिए, लेकिन वहां साइड में लिखेंगे व्हाट डज EP मीन। EP means extensive property and IP means intensive property। Extensive properties and intensive properties। तो पहले लिखेंगे extensive property क्या है? You write down the properties whose values, extensive property whose values depend on the size or amount, whose एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम ऐसी प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन साइज और अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन द सिस्टम। प्रेजेंट इन सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज and then intensive properties. Intensive properties are independent of size or amount of matter or amount of mass in the system। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है कि मास कितना है सिस्टम का, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि मास कितना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे पहले मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, एटसेट्रा। दीज आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी IP में आता है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ऑल कॉन्स्टेंट्स, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, यानी जिसमें बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है। दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एटसेट्रा, you note down these are all intensive properties। similarly refractive index, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है? these are constant values। बॉइलिंग पॉइंट का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, मेल्टिंग पॉइंट का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मास, दैट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, resistance extensive property, resistivity is. Similarly, G means conductance is extensive property, but kappa and its specific conductance is intensive property. उसके बाद important points जो आप नोट करते जाएंगे. Number first point is extensive properties are additive in nature. EP extensive properties are additive in nature. इसका क्या मतलब होगा? Let's take the example of a system जिसमें हमारे पास सिस्टम इस तरह का है जिसके दो कंपार्टमेंट्स हैं, दोनों में एक आइडियल गैस भरा हुआ है. यहाँ पे जो आइडियल गैस है इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका मास M1 है, इसके जो टेम्परेचर है वो T1 है, इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है. बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हम लेंगे. इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 है, इसका मास M2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका प्रेशर इसका T2 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका वॉल्यूम V2 है. ये एडिटिव क्या है, ये चीज़ हम समझाने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं. सपोज स्टॉप कॉक जो है इसको रिमूव कर लीजिए. अब गैस यहाँ से आके ये एक ही कंपार्टमेंट बनेगा. अभी तक जो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, अब ये क्या बनेगा, एक ही कंपार्टमेंट बनेगा. नाउ टेल मी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2. इसमें कोई शक नहीं है. इसके मोल्स और इसके मोल्स ऐड हो जाएंगे. टोटल मास विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2. इसमें कोई शक नहीं है. दीज आर बोथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, अब बताइए वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल, अभी एक ही कंपार्टमेंट कितना होगा, इस गैस का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इट विल बी, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो है ऐड हो जाएगा, V1 प्लस V2. सो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच आर एडिटिव इन नेचर. एडिटिव इन नेचर मीन्स मास हमने ऐड किया तो ये प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाती हैं. इस मास का वॉल्यूम V1 था, इस मास का वॉल्यूम V2 था, जब मिला दिया तो V1 और V2 आपस में ऐड होकर टोटल वॉल्यूम बन गया. लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर. तो वो इसका क्या माने हो गया, आई विल टेल यू. टेम्परेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम ग्रीन कलर से बनाएंगे. टेम्परेचर जब हमने स्टॉप कॉक उठाया, इट इज नॉट इक्वल टू T1 प्लस T2, नेवर. अगर ऐसा होता तो दुनिया में खाने पीने की सब हर एक, आपको नीट एग्ज़ाम देने की, मुझे आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ज़िंदगी में दुनिया में सारी जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती. यानी अब हमें किसी भी सारी चीज़ें जो इंसान करता है एनर्जी नीड्स के लिए करता है. लेकिन एनर्जी जब यहाँ से हमें मिलेगी, देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. क्या होगा ये आपको भी मालूम है. सपोज एक टेम्परेचर हायर है T2, दूसरा लोअर है. अब क्या होगा, टेम्परेचर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. यानी इस कंपार्टमेंट से हम कहेंगे हीट जो है यहाँ आएगा, जहाँ से हीट चला जाएगा उसका टेम्परेचर कम होगा, जहाँ हीट जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. एंड न्यू टेम्परेचर विल बी एस्टैब्लिश्ड दैट विल बी इन बिटवीन T1 एंड T2. एंड न्यू टेम्परेचर, फिजिक्स में आप लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम्स किए होंगे या करते होंगे. मे बी हमें भी कुछ करना पड़ेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में. तो इसमें गैसियस स्टेट में तो टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू T1 प्लस T2. टेम्परेचर फ्लो हो जाए, यानी टेम्परेचर T2 से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट भागेगा. हायर टेम्परेचर का जो T2 था वो कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज. और लोअर टेम्परेचर जो T1 था इट विल इंक्रीज. एक मिडिल टेम्परेचर आ जाएगा जिसपे दोनों रुक जाएंगे. एक बात, इसी तरह से टोटल प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2. वी नो दैट गैसेस फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर. हायर प्रेशर से गैस कहाँ जाता है भाई, टू लोअर प्रेशर. एरो नीचे मतलब लोअर प्रेशर.
ये तब तक फ्लो होता रहता है जब तक ने P2 मान लीजिए हायर प्रेशर, P1 मान लीजिए लोअर प्रेशर, ये तब तक होता रहेगा जब तक ने एक नया प्रेशर मेंटेन होगा। जब वो प्रेशर मेंटेन होगा वहां पे, दैट प्रेशर विल बी इन बिटवीन P1 एंड P2। ठीक है, we know that pressure flows from higher pressure to lower pressure and ultimately a new pressure is maintained। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सर यहाँ पे प्रेशर कैसे मेजर किया करेंगे, प्रेशर मेजरमेंट सिंपल है, PV इज इक्वल टू nRT। P आपको कैलकुलेट करना है, V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, N किसके बराबर होगा, N1 प्लस N2, एंड R तो टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा वहां पे प्रेशर। तो टेम्परेचर कहाँ आएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये आगे पढ़ेंगे हम कभी, इसमें मे बी हमें कोई एग्जांपल इस तरह की आएगी। यूजुअली इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। सो वी कैन से दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज चेंज ऑन द डिवीजन ऑफ सिस्टम। Extensive properties change on division of system। सिस्टम को डिवाइड कर लीजिए तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, मास M1 है, टेम्परेचर T है, सिर्फ 3 ही लेंगे हम। इसको 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए इस सिस्टम को। इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बट जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 डिवाइड बाई 2, मास होगा M1 डिवाइड बाई 2, या लेकिन टेम्परेचर क्या होगा T। टेम्परेचर इसका भी वही है, टेम्परेचर इसका भी वही होगा। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 डिवाइड बाई 2, M1 डिवाइड बाई 2, टेम्परेचर वही होगा T। कैसे, एक कोल्ड ड्रिंक, आज बहुत गर्मी चल रही, गर्मी का मौसम है, एक कोल्ड ड्रिंक आप 4 फ्रेंड्स खरीद लिया है, तो जब आप इसको 4 गिलासों में बांट लेते हैं तो क्या टेम्परेचर कम हो जाता है? हर एक गिलास में जो कोल्ड ड्रिंक हमारी पड़ती है टेम्परेचर तो सेम होगा। सपोज अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो लास्ट वाली ड्रिंक कोई नहीं लेता, लास्ट वाला कप जो है कहेगा अब तो ये गर्म रह गया भाई, मैं नहीं लूँगा। लेकिन 4 हिस्सों में जब आप इसको 4 गिलास में बांट लेते हैं, हर एक गिलास का टेम्परेचर वही होता है जो इस बोतल का एक्चुअली होता है। सो टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी and mass and number of moles, these are extensive properties. These change on the division of the system. Next point, extensive properties become intensive if mass is specified. Very important point. Extensive property become intensive property कब? If mass is specified। if mass, अगर mass को हम specify करेंगे, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन मास, ठीक है, लेकिन मोलर वॉल्यूम CM इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, सॉरी मोलर वॉल्यूम को मैंने गलत यहाँ पे लिखा है, इट इज VM। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, यानी मास हमने स्पेसिफाई किया 1 मोल ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल इट इज हीलियम, तो 4 ग्राम हमने मास स्पेसिफाई किया, दिस बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से हीट कैपेसिटी इज एन इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी मीन्स कितना हीट चाहिए एक सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम, याद रखना चाहिए हीट कैपेसिटी, अगर आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम सिस्टम है, तो इसको कितना हीट लगेगा ताकि इसका टेम्परेचर अप हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस से, इसको आप कहेंगे हीट कैपेसिटी HC। लेकिन अगर आप इसका 1 ग्राम लेते हैं तब इसी हीट कैपेसिटी 1 ग्राम को कितना हीट लगेगा, इसको कहेंगे हम S, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने मास स्पेसिफाई किया है, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास स्पेसिफाई नहीं है। सो स्पेसिफाइंग द मास specifies, converts an extensive property into intensive property. Important point. इसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी B of
हम लेते हैं एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नटशल में आप क्या लिखेंगे, दस एडिंग द वर्ड मोलर, अगर हमने मोलर ऐड किया या स्पेसिफिक ऐड किया किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपली एडिंग द वर्ड मोलर और स्पेसिफिक एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स intensive property. Number last and important point once again. Fourth, a property that is ratio of two extensive properties. Write down. मैं slowly बता रहा हूँ. A property PROP that is the ratio. That is the ratio of two extensive properties EP which are variable or changing, which are variable यानी change होती हैं, changing. A property that is the ratio of two extensive properties which are variables or changing is an intensive property, is an IP, intensive property. ये मैं इस तरह से समझाऊंगा. कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी is equal to ratio of two properties, mass and volume. Mass and volume, these are both extensive properties, है कि नहीं? And density is the ratio of two extensive properties. लेकिन m भी variable है, changing है जब तक, and v भी जब तक changing है. This d will always be an intensive property. Density हमें मालूम है, it's an intensive property, लेकिन है किसके बराबर ये? It is the ratio of two extensive properties. और जो changing है, जो हमने constant नहीं किया है. But if we keep one of them constant, suppose density is equal to, density is an intensive property, it is the ratio of mass and volume. Mass भी changing है, volume भी changing है, ये condition है इसमें. अगर हम volume constant बनाएंगे, suppose ideal case हमारा system है, हमने volume constant किया है, volume is not now changing, density becomes extensive property. Very important point. So density जो हम अभी तक बोल रहे थे, this is an intensive property. Ideal gas के लिए ये extensive property बनेगी if volume is kept constant. Physically अगर आप इसको understand करना चाहेंगे, मैं ऐसे समझाऊंगा. Suppose this is the volume of 10 liters. हमने constant किया है, इसमें 10 ग्राम of helium gas मौजूद है. अब आपने इसकी density क्या होगी? 10 divided by 10 is equal to 1. अब आपने इसमें 10 ग्राम और डाल दिए, लेकिन वॉल्यूम आपने चेंज नहीं किया है. वॉल्यूम इज 10 लीटर्स. व्हाट विल बी डेंसिटी नाउ? 10 सॉरी, अब मास जो है 20 बन गया. 20 वॉल्यूम तो वही है ना, 10 इट इज इक्वल टू 2. यानी डेंसिटी 1 से कहाँ आ गई? चेंज हो गई. जितना मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ गई, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई, है कि नहीं? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि यूजुअली हमारे पास 11th में एक कंसेप्ट होता है, इसको थोड़ा सा हमने और थोड़ा बढ़ा दिया है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे. टिल दैट, बाय, टेक केयर.